गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताओ बच्चों। गुड मॉर्निंग। कल हमारी क्लास नहीं लग पाई। चलो आज हम उसकी रिकवरी कर लेते हैं। बच्चों अभी तक बताएं हमने क्या क्या पढ़ रखा है। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, फटाफट फटाफट एक रिवीजन मारते हैं। जल्दी से बताएं क्या क्या आपने पढ़ लिया है, बोलें क्या क्या पढ़ लिया बच्चों। लिक्विडेशन दो तरीके से हो सकता है, कौन कौन से दो तरीके बताएं। एक पहला, लिक्विडेशन करने की दो प्रोसीजर हैं, या तो कंपनी कोड रूल फॉलो कर लो या फिर आईबीसी कोड 2016 फॉलो करो। कोई सा भी फॉलो करो। एक बंदा अपॉइंट करना करना पड़ता है, वो बंदा कौन कहलाता है, लिक्विडेटर कहलाता है। सारे बच्चे बताएं ये लिक्विडेटर क्या करता है। असेट को बेचेगा, लाइबिलिटी का पेमेंट करेगा, एक फाइनल स्टेटमेंट बना के जमा करेगा। लेकिन उससे पहले उसको क्या बनाना पड़ता है, सारे बच्चों को पता है। एक फॉर्म उसको मिलता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रिपेयर करते हैं। वो फॉर्म कौन सा कहलाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हमारे काम की चीज अभी तक इतनी थी। फिर हमने पढ़ा था सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम सीक्वेंस लिखेंगे पेमेंट के तो सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि हम सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। देयर आफ्टर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई थी, बोलो। हेलो। वेरी वेरी गुड। ये हमने डील किया था। और हमने पढ़े थे यहां पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। बताएगा कोई बच्चा मेरे को, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमने डील किए थे। तो बेसिकली तीन लोग हमारे प्रेफरेंशियल कैटेगरी की कैटेगरी में थे, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय और ट्रिब्यूनल। सारे बच्चे बताएं। गवर्नमेंट को दो चीजें पे करना है, कौन कौन सी। एक तो उनके टैक्सेस एंड ड्यूटीज प्रीसीडिंग 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। और एक उनका ईएसआई, वो भी कौन सा होगा, प्रीसीडिंग 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। फिर बात की थी हमने एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय को क्या क्या मिलेगा, सारे बच्चों को पता है। एम्प्लॉय को मिलेगी उनकी सैलरी और वेजेस प्रीसीडिंग 12 मंथ की डेट ऑफ वाइंडिंग अप से, लेकिन पूरे 12 महीने की नहीं मिलेगी, वहां एक लिमिट थी। एम्प्लॉय के ऊपर 4 मंथ सैलरी और 20,000 विच एवर इज लोअर। इसके अलावा एम्प्लॉय का पीएफ, एम्प्लॉय की ग्रेजुटी, एम्प्लॉय का बोनस, इस पे कोई लिमिट नहीं है, जितना है पूरा देना पड़ेगा। हॉलीडे रिम्यूनरेशन, इस पर भी कोई लिमिट नहीं थी, पूरा देना पड़ेगा। और एम्प्लॉय का अगर कोई कंपनसेशन बनता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो वो भी उसको फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा। समझ में आया था, बोलो। और लास्ट वन एक और चीज थी, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल को क्या देना पड़ेगा, सारे बच्चे बताओ। अगर उसने इन्वेस्टिगेशन कराया है तो इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस पे करना पड़ेंगे। क्या ये सारे पॉइंट याद हैं सबको, बोलो। और हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। आज मैंने आपसे बोला था कि हम हमारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन से। अब देखते हैं आपसे प्रेफरेंसेस क्राइटेरिया निकालते बनता है कि नहीं। दो क्वेश्चंस बच्चों, ओके। तो चलो प्रेफरेंसेस क्राइटेरिया के क्वेश्चंस आप सब करके बताएंगे मेरे को। ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल। पहले मैं आपको मौका दूं कि सीधा मैं करूं बच्चों, मौका दूं। चले मैं आपको फुल स्क्रीन कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें अपनी, ले ले लिया। तो चलो बच्चों आपको मौका है। कोई बच्चा आज से तो ज्वाइन नहीं किया, आज आया है। सभी लोग पढ़ चुके हैं बच्चे। वंशिका बेटा, जो बच्चे आज ज्वाइन किए हैं उनको बेटा मैं रिकवरी भेज दूंगा फर्स्ट डे। ओके कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको रिकवरी भेज दूंगा। अभी समझने की कोशिश करना थोड़ा थोड़ा सा। एक
एक दिन का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, समझ में आने लगेगा। मैं रिकवरी आपके मोबाइल नंबर पे भेज दूंगा या ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहां से रिकवर कर लेना। ओके, अदर स्टूडेंट, और कोई बच्चा जिसका छूटा हुआ है? नहीं, चलें फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं हेल्प करूं बच्चों? बोल रहे हैं अ कंपनी वांट इनटू अ लिक्विडेशन हुज क्रेडिटर इज ₹36,000। ध्यान से समझना, कंपनी की बैलेंस शीट में क्रेडिटर गिवन है। कितने रुपए के क्रेडिटर हैं कंपनी की बुक्स में? 36,000। दीज क्रेडिटर आर सिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड हो सकते हैं, प्रेफरेंशियल्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग चार्ज हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। हमको छांटना है इसमें से कौन सी कैटेगरी में जाएगा। क्लियर? बोलो हेलो। बिल्कुल, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे। बोल रहे हैं दिस अमाउंट ऑफ 36,000 इंक्लूड 6,000 on the account of wages of 15 men at ₹100 per month for the 4 month। 4 महीने की वेजेस दी हुई है। सारे बच्चे बताएं इसमें इंक्लूड है 4 मंथ की वेजेस। मैं यहां लिखता जाता हूं 36,000 रुपए को। बताएं इसमें इंक्लूड है, बोल रहे हैं 6,000 रुपीज की वेजेस। सबसे पहले तो मेरे को बताओ ये 6,000 की जो वेजेस है ये कितने महीने की वेजेस है? बोलो। 4 महीने की वेजेस है और 15 आदमी की है, तो 20,000 से अगर मैं लिमिट लगाऊं तो सारे बच्चे बताओ ये तो 3 लाख से ऊपर पहुंच जाएगा अगर 20,000 वाली लिमिट लगा दें तो। बोलो, तो सारे बच्चे बताओ 3 लाख और 6,000 विच एवर इज लोअर क्या मान लिया जाएगा? जल्दी जल्दी बताएं मेरे को, ये वेजेस क्या मान ली जाएगी? क्या मान ली जाएगी बताएं, अनसिक्योर्ड या प्रेफरेंसेस क्रेडिटर? फुल अमाउंट इज प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो तो मैं कैलकुलेशन समझाऊं कि समझ में आ गया? पक्का? क्योंकि ये 15 आदमी की है, 15 आदमी के हिसाब से तो एक आदमी की 20,000 तक प्रेफरेंसेस होती है, तो 15 आदमी की कितनी हो जाएगी? 3 लाख। 3 लाख और 4 महीने की सैलरी या वेजेस विच एवर इज लोअर, तो 6,000 फुल्ली प्रेफरेंसेस। आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? इमीडिएटली बिफोर द वाइंडिंग ऑफ, ठीक है, बोल रहे हैं 9,000 बीइंग अ सैलरी, इसके अलावा 9,000 रुपए की सैलरी भी है। 9,000 रुपए की क्या है बच्चों इसमें? सैलरी इंक्लूड है। और सैलरी में क्या बोल रहे हैं? ये सैलरी है 5 एम्प्लॉय की। सारे बच्चे बताओ सैलरी 5 एम्प्लॉय की है, एक लिमिट तो कौन सी वाली हो जाएगी? जल्दी जल्दी बताएंगे। एक लिमिट तो हो गई 20,000 वाली, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 एम्प्लॉय, इस हिसाब से कितने रुपए हो गए? बोलो 1 लाख। और कौन सा अमाउंट लेना है? जल्दी जल्दी बताएंगे। और क्या लेना है मेरे को? 4 मंथ सैलरी विच एवर इज हायर या विच एवर इज लोअर? लोअर। अब यहां बोल रहे हैं 9,000 है और ये 9,000 कितने रुपए? 300 रुपए पर मंथ के हिसाब से प्रीवियस 6 मंथ की है। सारे बच्चे बताएं पिछले 6 महीने की है। ये 9,000 पिछले 6 महीने की, पूरा ले लूं क्या? डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय कितना कर दूं? बताओ कितना आ गया? 6,000। बताएं 1 लाख रुपए और 6,000 विच एवर इज लोअर, कितना प्रेफरेंसेस होगा? बोलो। तो प्रेफरेंसेस क्रेडिटर यहां भी मिल गए हमको, कितने रुपए? बोलो 6,000। इसका मतलब इसमें से 6,000 प्रेफरेंसेस हो गए हैं, तो बाकी क्या कहलाना हमारे बच्चों? फटाफट बोलो कितने रुपए? कितने रुपए? 3,000। 3,000 अनसिक्योर्ड में जाएगा। हेलो, ये हो गया मेरे 9,000 का ट्रीटमेंट। इसके बाद बोल रहे हैं इसमें रेंट है गोडाउन का, वो भी लास्ट 6 मंथ का। बताओ बेटा रेंट, रेंट प्रेफरेंशियल्स होगा क्या? कितने रुपए का रेंट है? बोल रहे हैं 3,000 रुपए का।
सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे 3,000 रुपए का रेंट कहां लिख दूं, बोलो, प्रेफरेंशियल्स में कि इसको तो अनसिक्योर्ड मान लें? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भले 6 महीने का हो, 10 महीने का हो, 3 महीने का हो, 2 महीने का, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसके बाद बोल रहे हैं इनकम टैक्स है जो सैलरी से काटा गया है 1,000 रुपीज का। सारे बच्चे बताएं इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, कब का है, कब का मानेंगे, बोलो, अभी का मानेंगे। और सारे बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा, ये अनसिक्योर्ड या प्रेफरेंसेस क्रेडिटर? प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, तो ये भी प्रेफरेंसेस क्रेडिटर है, ये हमने लिख दिया है। इसके बाद बताएं बच्चों, इसके बाद बोल रहे हैं इन एडिशन। इन एडिशन का मतलब जरा ध्यान से समझना, इन एडिशन मतलब इस 36,000 में ये इंक्लूड नहीं है। क्या ये बात समझ में आई, बोलो, ध्यान से समझा करो। इन एडिशन या कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी बात एक ही है, मतलब इसके अलावा भी कुछ, 36,000 के अलावा भी, मतलब ये 36,000 में इंक्लूड नहीं है। बोल रहे हैं इन एडिशन एस्टिमेट that the company would have to pay rupees 3,000 as a compensation to employee for the injuries suffered by him, which was contingent liability not accepted by a company, not include the above set creditor figure। ये बोल भी रहे हैं कि ये क्रेडिटर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन हाँ एक कंपनसेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय जो है क्या वो प्रेफरेंशियल्स होता है? फटाफट फटाफट बताओ, बोलो, कितना अमाउंट, 4 मंथ 20,000, ऐसा कोई लिमिट लगाना है क्या? फुल अमाउंट। तो एक और पॉइंट दिया है हमको यहां पर, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय कितना दे रखा है, ₹3,000। फुल अमाउंट इज, फटाफट बोलो क्या? प्रेफरेंसेस कैरेक्टर, वेरी वेरी नाइस। तो ये पूरा प्रेफरेंसेस मान लिया जाएगा, ये हो गया। अब बताएं बेटा 36,000 में से 6,000 ये है, 9,000 ये है, 3,000 ये है, 1,000 ये है। बताएं अभी कितने क्रेडिटर और बच गए, बताएं कितने क्रेडिटर और बच गए जिनकी इंफॉर्मेशन नहीं है, बोलो। अदर क्रेडिटर कितने बच गए, बोलो। 17,000, 17,000। 6 और 9 कितना हो गया बेटा? जोड़ते जाएं, 6 + 9 + 3 + 1, 19,000। 19,000 माइनस कर दें 36,000 में से, कितना बच गए? 17,000 रुपए के क्रेडिटर और बच गए। बताओ इनके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बता रहा कि ये सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, क्या है, क्या मानना पड़ेगा इनको, फटाफट। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो हमने छांट लिए हैं बेटा, ये भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर रहेंगे। 3,000 प्रेफरेंसेस। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल प्रेफरेंसेस क्रेडिटर कितने हो गए, टोटल प्रेफरेंशियल्स क्रेडिटर कितने हो गए, अगर मैं आपसे बोलूं तो बताओ बेटा प्रेफरेंसेस क्रेडिटर में कौन कौन आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताएं। 6,000 रुपए की बेजेस, 6,000 रुपए की सैलरी, क्लियर है बच्चों? हेलो, 1,000 रुपए का इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स था। और बताएं बेटा फटाफट बोलो, एक और आया था जो हमारी बुक से बाहर था, 3,000 रुपए का कंपनसेशन। टोटल मिला के कितने हो गए, जल्दी बताएं। प्रेफरेंसेस क्रेडिटर का टोटल अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो बताओ कितने हो गए, जोड़ें। 6 6 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16,000। तो 16,000 इज यूर प्रेफरेंसेस क्रेडिटर। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पूछूं कि बताओ बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं आपके पास, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में एक तो 17,000 ये दे रखा है, 3,000 ये दे रखा, तो 17 और 3 कितना हो गया, 20। 20 और 3,000 रुपए की ये सैलरी थी, कितनी हो गई फटाफट बोलो, 20। ये दो मैंने यहां पर कैलकुलेशंस कर लिए हैं, बाकी ना तो फ्लोटिंग थे ना सिक्योर्ड थे, तो मैंने लिखे नहीं। इस तरह से बेटा आपको हटाना पड़ते हैं। क्या ये छांटते बनेंगे अब आपसे, बोलो। एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, बट आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए दो एक क्वेश्चंस। तो इसके अंदर सभी पॉइंट कवर हैं, अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो प्रेफरेंसेस क्रेडिटर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो दे रहा हूं बच्चों, देखें एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले इस क्वेश्चन का, ये ले, यहां से है।
ले लिया बच्चों? एक थोड़ा सा और है नीचे, इसका भी ले ले। कंप्लीट। और अब आपको इसमें से छांटना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। मौका मैं आपसे दूं कि मैं साथ साथ में पूछता जाऊं आपसे और आप बताते जाएंगे। क्या करना है बोले, बताएं बच्चों। मैं आपसे पूछता जाऊं, आप बताते जाएंगे, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट मैं उठा रहा हूं। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां दिया है, सारे बच्चे मेरे को इसका आंसर बताएंगे। पहला पॉइंट यहां दिया है इनकम टैक्स से रिलेटेड। बोल रहे हैं गवर्नमेंट टैक्स ड्यू एंड पेबल है 19-20 का, 20-21 का। बताएं बेटा कितना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा? 43,000 पक्का? वेरी गुड, बच्चे बोल रहे हैं 43,000। वेरी वेरी नाइस बच्चों। इंपॉर्टेंट इज यहां पर दिया है टैक्स ड्यू। क्या दिया है फटाफट बोलो? टैक्स ड्यू मतलब दैट ईयर इज यूवर। कौन से ईयर है? यही हमारे कौन सा ईयर है फटाफट बोलो? असेसमेंट ईयर ये है। क्या है फटाफट बोलो? ये असेसमेंट। मतलब ये कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं है। ये कौन सा ईयर है फटाफट बोलो? असेसमेंट। क्योंकि क्वेश्चन इज सेइंग इनकम टैक्स ड्यू, तो ड्यू कहां होता है? सारे बच्चे बताएंगे ड्यू कहां होता है? असेसमेंट ईयर। तो यही हमारा असेसमेंट ईयर है। अब बच्चों जल्दी से बताएं, अब बताएं एक बार और आंसर फटाफट, कितना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा बोलो? 21,000। वेरी वेरी गुड, क्योंकि प्रीसीडिंग 12 मंथ का ही प्रेफरेंसेस होगा। और बाकी कहां जाएगा जल्दी से बताएं फटाफट बोलो? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में कितना? 22,000। क्लियर? हेलो बच्चों, अगर यहां खाली लिखा होता इनकम टैक्स ड्यू वाला पॉइंट हटा होता, खाली लिखा होता इनकम गवर्नमेंट टैक्स पेबल या आउटस्टैंडिंग, तो आपका कहना बिल्कुल सही था। कितना हो जाता फटाफट बोलो? 43,000। बिल्कुल सही। क्लियर? बोलो हेलो। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस करना है टैक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फटाफट मेरे को बताएंगे। पॉइंट नंबर 2 आपको दिया है यहां पर। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी सारे बच्चे मेरे को बताएंगे। पॉइंट नंबर 2 में भी कुछ पॉइंट दिया है। क्या दिया है? बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का कुछ ड्यू चल रहा है। क्या क्या ड्यू चल रहा है बेटा? टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का पैसा ड्यू चल रहा है। बताएं बच्चों जल्दी से। क्यों, ये गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है क्या? नहीं, तो इट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। इनकम टैक्स तो लिखा है सर, हम इसको इनडायरेक्ट भी तो एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इनकम टैक्स वर्ड यूज नहीं लिखा है, खाली टैक्स लिखा था। बिल्कुल बेटा, आप इनडायरेक्ट भी एज्यूम कर सकते हो, बट चाहो तो मैं यहां लिख देता हूं इनकम टैक्स। ठीक है, अभी क्लियर है बच्चों? मैंने इनकम टैक्स के हिसाब से ही क्वेश्चन बनाया था समझाने के लिए। कर लोगे बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको पता है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होती। कर लोगे बच्चों इतना? हेलो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज, बताएं बच्चों, क्वेश्चन इज wages and salary of supervisor Mr. X for 5 month at the rate of rupees 4,000 per month। सारे बच्चे बताएं कितना प्रेफरेंसेस होगी बोलो? 16,000 सारे बच्चों को पता है। टोटल मिला के सैलरी 5 महीने की आउटस्टैंडिंग है। बताएं 5 महीने की मल्टीप्लाई बाय 4,000 तो कितने रुपए आउटस्टैंडिंग कहलाना, पहले तो ये बताओ।
मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलानी 20,000, लेकिन 20,000 में से प्रेफरेंसेस कितनी होगी वो भी बच्चों को पता है। तो इसके हम दो पार्ट कर लेते हैं। कौन कौन से? एक तो मेरे को चाहिए प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, और दूसरी कौन सी चाहिए फटाफट बोलो? अनसिक्योर्ड। प्रेफरेंसेस क्रेडिटर कितनी हो सकती है? सारे बच्चों को आता है प्रेफरेंसेस क्रेडिटर दो चीजें निकालते हैं, बताओ क्या क्या? 4 मंथ सैलरी और ₹20,000। एक ही बंदा है यहां पर मिस्टर एक्स, तो 20,000 विच एवर इज लोअर। बताएं 4 मंथ सैलरी कितनी हो जाएगी? 16,000 20,000 विच एवर इज लोअर। तो प्रेफरेंसेस क्रेडिटर कितने हो गए? 16। टोटल आउटस्टैंडिंग था 20, तो अनसिक्योर्ड में कितना चला जाएगा? 4। सही है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। पॉइंट नंबर 4, अब बताएं पॉइंट नंबर 4। बोल रहे हैं वेजेस और सैलरी ऑफ सुपरवाइजर जेड 6 मंथ एट द रेट ऑफ ₹6,000 पर मंथ। पहले तो बताएं टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है इसका? टोटल आउटस्टैंडिंग 36,000 में मेरे को प्रेफरेंशियल चाहिए। बताएं 36,000 में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कैसे निकालोगे? बोलो। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दोनों चाहिए इसमें से। तो कितना प्रेफरेंशियल होगा आपको पता है? सारे बच्चे बताएं जल्दी से। प्रेफरेंशियल की लिमिट बस एक ही जगह हमको याद रखना रहती है, बताएं क्या है? 4 मंथ सैलरी, तो 4 मंथ सैलरी 6,000 रुपए के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से 24,000 हो जाएगी। सही है क्या? और 20,000 विच एवरेज, और 20,000 विच एवरेज लोअर। तो 20,000 इज प्रेफरेंशियल। सारे बच्चे बताओ अनसिक्योर्ड में कितना चला जाएगा इसका? 16,000 इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये आ गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 बताएं बच्चों। पॉइंट नंबर 5 कितना प्रेफरेंसेस होगा? पॉइंट नंबर 5 बोल रहे हैं अक्रूड हॉलीडे रिम्यूनरेशन टू सुपरवाइजर जेड 21,000। कितना लिखें? 20,000। पूरा का पूरा क्या होगा फटाफट बोलो? प्रेफरेंशियल्स क्रेडिटर। फुल अमाउंट इज प्रेफरेंशियल्स, यहां कोई लिमिट नहीं है। वेरी नाइस। इसके बाद फिर से एक और क्वेश्चन दिया है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है, बताएं बच्चों। पॉइंट नंबर 6 इज कंपनसेशन ड्यू टू सुपरवाइजर W 21,000 अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। बोलो। वेरी गुड। फुल अमाउंट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। मतलब सारी बातें समझ में आ रही हैं? बोलो। लास्ट वन इज मैनेजिंग डायरेक्टर रिम्यूनरेशन ड्यू। बताओ भैया डायरेक्टर साहब की सैलरी ड्यू है। बोलो। क्यों भैया इनको अनसिक्योर्ड क्यों? इनका 20,000 नहीं लेना? क्योंकि डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है। 3 लोगों को ही हमको प्रेफरेंसेस मानना है, या तो गवर्नमेंट या एम्प्लॉय या ट्रिब्यूनल। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। तो ये तो डायरेक्टर साहब एम्प्लॉय नहीं है, हटाओ। इसके बाद दे रखा है बेटा एम्प्लॉय सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 19, 20, 80,000। बताएं 12 महीने से भी पहले की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। बोलो। इसमें 4 महीने करोगे क्या? 20,000 लगाओगे क्या? तो बताओ बेटा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट बात क्या है सारे बच्चे बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई सैलरी जो होना चाहिए वो कौन सी होना चाहिए? जल्दी जल्दी बताएं। सैलरी कौन सी होना चाहिए? प्रीसीडिंग 12 मंथ में होना चाहिए। वो प्रीसीडिंग 12 मंथ में 4 महीने लेना है। उससे भी पहले की कोई है तो 4 महीने लगाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस ऑफ अ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस हैं। बताओ सारे बच्चे इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस ऑफ ट्रिब्यूनल कोई लिमिट है इसकी क्या? फुल अमाउंट इज फटाफट बोलो क्या?
प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, फुल अमाउंट इज प्रेफरेंसेस क्रेडिटर। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है बेटा जीएसटी आउटस्टैंडिंग है भाई, जीएसटी आउटस्टैंडिंग है। बताओ जीएसटी आउटस्टैंडिंग है, ईयर नहीं बताया, करेंट ईयर का ही मानेंगे, बोलो। और फुल अमाउंट क्या हो जाएगा, बोलो, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है ईएसआई, ईएसआई आउटस्टैंडिंग है। बताएं सारे बच्चे ईएसआई में कितना प्रेफरेंसेस मानूं, बताओ बेटा, जो मेरा फर्स्ट ईयर का है। तो ये हमारा क्या होगा, फटाफट बोलो, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर। और जो प्रीवियस ईयर का है बताओ ये क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यहां तो ड्यू का वो देखने की जरूरत नहीं, असेसमेंट ईयर वगैरह देखने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद बताएं बेटा लास्ट एक और पॉइंट दिया है क्वेश्चंस के अंदर, कंपनसेशन। बताएं बेटा लास्ट पॉइंट एक और दिया है, कंपनसेशन टू कस्टमर आउटस्टैंडिंग। क्यों, कंपनसेशन तो फुल्ली प्रेफरेंशियल होता है ना, एम्प्लॉय का कंपनसेशन। बस मैंने ये वर्ड यहां इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार एग्जाम में हम जल्दबाजी में कंपनसेशन वर्ड देखा और प्रेफरेंसेस लिख देते हैं, बट ये कंपनसेशन किसका है, कस्टमर का। तो बच्चों ये अमाउंट क्या होगा, फटाफट बोलो, अनसिक्योर। काम खत्म। अब बताओ बच्चों, क्या अब प्रेफरेंसेस क्रेडिटर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए? बिल्कुल। अब बच्चों हमने प्रेफरेंसेस क्रेडिटर पढ़ लिए हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होते हैं, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर क्या होते हैं, और फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर्स क्या होते हैं, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या है। क्या ये चारों टाइप आपको समझ में आ गए हैं? बोलो। तो चलो मैं एक वापस से पूछता हूं, सारे बच्चे बताएंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब स्पेसिफिक असेट, वेरी गुड बेटा, चार्ज अगेंस्ट स्पेसिफिक असेट, जैसे लिखा है बैंक लोन सिक्योर्ड बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो इट इज सिक्योर्ड। अच्छा, फ्लोटिंग चार्ज मतलब चार्ज अगेंस्ट असेट, लेकिन कौन सी असेट ये नाम बताया नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो, फ्लोटिंग चार्ज। वेरी गुड। प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, जो ये हमारी लिस्ट के अंदर है, बस इतने ही प्रेफरेंसेस होंगे, इसके अलावा और कोई प्रेफरेंशियल्स नहीं होगा। फिर लास्ट वन एक और, इनके अलावा प्रेफरेंशियल्स इन सबको हटाने के बाद जो बचा खुचा है वो सब क्या होगा, बोलो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होगा। क्लियर बच्चों? हेलो बच्चों, अब सिक्योर्ड क्रेडिटर का एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे हम, उसके बाद फिर हमारे हम क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या है? अब जरा सिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में हमने पढ़ा, सारे बच्चे बताएंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं, फटाफट बताएं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं। वेरी गुड, जो पर्टिकुलर असेट से सिक्योर्ड है, जैसे क्वेश्चन इज सेइंग बैंक लोन ₹5 लाख, और क्वेश्चन इज सेइंग सिक्योर्ड बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ये लैंड एंड बिल्डिंग पर सिक्योर्ड है, तो ये हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। ओके, एक और दिया है 12% डिवेंचर ₹2 लाख, सिक्योर्ड बाय स्टॉक, ये स्टॉक पर सिक्योर्ड है। बताओ बेटा ये भी क्या हो गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको एक यहां पर पॉइंट दे रहा हूं, जैसे दिया है आपको
कि लैंड एंड बिल्डिंग की रियलाइजेबल वैल्यू, इससे कुल मिला के जो रियलाइज्ड होगा वो कुल मिला के 4.5 लाख रुपए ही रियलाइज्ड होगा। कितना रियलाइज्ड हो पाएगा फटाफट बोलो? 4.5। अब ये आपको पता चल रहा है। और दूसरा दिया है स्टॉक से जो रियलाइज्ड होगा वो है 2,10,000। अब मैं आपसे सबसे पहले इस बैंक लोन की बात करूंगा। सारे बच्चे बताओ मेरे को, बैंक लोन कितने का था? बताओ 5 लाख रुपए क्या पूरा सिक्योर्ड हो पाया? सारे बच्चे बताओ। आप पेमेंट करने जाओगे लैंड एंड बिल्डिंग से, तो लैंड एंड बिल्डिंग का ही पैसा इनको दे सकते हो, बोलो। तो बताओ बेटा, इस 5 लाख में से कितना अमाउंट ही सिक्योर्ड हो पाएगा? जल्दी जल्दी मेरे को बताएंगे कितना अमाउंट ही सिक्योर्ड हो पाएगा? 4 लाख। तो बेटा सिक्योर्ड क्रेडिटर जो माने जाएंगे वो कितने माने जाएंगे अगर मैं बात करूं तो बोलो? अप टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज और लोन अमाउंट विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो कम होगा बस उतना ही सिक्योर्ड होगा, बोलो। तो फिर इसका जो 50,000 बच गया उसका क्या? क्या उसको 50,000 मिलेगा ही नहीं? मिलेगा, लेकिन उस 50,000 को उसको कैसा मिलेगा फटाफट बोलो? एज अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मिलेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं बोलो? ऐसा नहीं कि उसको 50 मिलेगा ही नहीं, मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? एज अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मिलेगा। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का वो वाला पार्ट अमाउंट जो कि उसकी रियलाइजेबल सिक्योरिटी से नहीं मिल पाता है, वो भी क्या मान लिया जाएगा? फटाफट बोलो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लिया जाएगा। क्लियर? इसके अलावा बच्चों मैं यहां पर एक और चीज आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। दूसरे थे आपके 12% डिवेंचर। बताओ 12% डिवेंचर जो आपके पास दिए हैं, कितने रुपए के 12% डिवेंचर्स दे रखे हैं? 2 लाख के। बताओ यहां असेट से रियलाइज्ड हो गया 2,10,000। बताओ इसमें से बताएं बच्चों, क्या ये फुल्ली सिक्योर्ड माने जाएंगे? बोलो। दैट इज वर फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्लियर? बोलो। लेकिन ये जो 10,000 एक्स्ट्रा मिल गया है, बताओ ये 10,000 रुपए कहां काम आएगा? बताओ 2 लाख तो इनको दे देंगे, चलो 10,000 का पेमेंट कहां काम आएगा? जल्दी जल्दी बताएं। 10,000 रुपए से किसी को पेमेंट करोगे कि नहीं? बिल्कुल। अब 10,000 से हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का भी पेमेंट करेंगे, फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर का भी पेमेंट करेंगे और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो 10,000 रुपए जो बच गए वो आधा जगह पेमेंट में काम आएंगे। क्लियर है कि नहीं बोलो? तो ये थे हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब कोई पूछता है व्हाट इज सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो आप दो चीजें बोलोगे। पहली चीज तो क्या, ध्यान से सुनना, इट इज सिक्योर्ड बाय स्पेसिफिक असेट। क्लियर? बोलो। दूसरी चीज क्या बोलोगे? फटाफट बोलो। सिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर अमाउंट और वैल्यू ऑफ रियलाइजेबल सिक्योरिटी या असेट विच एवर इज लोअर, बस उतना ही सिक्योर्ड होगा। बाकी सब कहां जाएगा? फटाफट बोलो, अनसिक्योर्ड में जाएगा। तो क्या ये बच्चों सिक्योर्ड क्रेडिटर भी क्लियर है सबको? चलो, तो अब बेटा हमारा चैप्टर हम स्टार्ट कर सकते हैं इतने कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। आप बोलोगे सर अभी तक क्या कर रहे थे आप? अभी तक तो मैं केवल भूमिका जमा रहा था कि देखो चैप्टर हमको पढ़ना है और ये सब चीजें हमको पता होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो चलो स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ाने वाले हैं सर आप हमको इसमें? सबसे पहले मैंने आपसे बोला था 2 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। सारे बच्चे बताएंगे कौन कौन से 2 तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे? वेरी गुड। तो सबसे पहले जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो क्या है आपका? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो हेडिंग डालें जरा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब बच्चों मैं आपसे जो पूछूंगा उसका आंसर देना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन बनाता है? कब बनाते हैं? कब बनाते हैं? बिल्कुल बेटा, सबसे पहला काम बाइंडिंग ऑफ का ऑर्डर पास होगा, लिक्विडेटर दौड़ लगा के किसके पास जाएगा सबसे पहले मटकते हुए? बोलो।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या बोलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि भैया कंपनी में कितनी असेट है कितनी लायबिलिटी है, मैं तो बाहरी आदमी हूं, मेरे को कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट में जो लिखी है बस वही ले लूं क्या? तो डायरेक्टर बोलेंगे नहीं भैया, बैलेंस शीट की वैल्यू वाली नहीं, बैलेंस शीट के अलावा भी हमारे पास कुछ असेट है, बैलेंस शीट के अलावा भी हमारे पास कोई लायबिलिटी है। सारे बच्चे बताओ क्या ऐसा होता है कि बैलेंस शीट के बाहर भी कुछ असेट और लायबिलिटी होती है? बिल्कुल। बैलेंस शीट के बाहर कौन सी असेट हो सकती है बेटा? 100% डेप्रिसिएबल असेट जो है वो बेटा बैलेंस शीट के बाहर हो सकती है कि नहीं? बोलो। आपने डेप्रिसिएशन 100% लगा दिया, लेकिन उसका क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा? नहीं। जैसे मेरे पास 10 कूलर पड़े थे, मैंने 10 कूलर को राइट ऑफ कर दिया बुक में से 100% डेप्रिसिएशन लगा के, लेकिन सारे बच्चे बताओ क्या क्या वो मेरी बिल्डिंग से भी बाहर हो गए कि बिल्डिंग के अंदर अभी भी रखे हैं? रखे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होता है बेटा, उसमें केवल रिकॉर्डेड असेट ही नहीं, रिकॉर्डेड एज वेल एज अनरिकॉर्डेड असेट्स बोथ आर कंसीडर। क्लियर? बोलो। सेम लाइबिलिटी भी, कौन कौन सी? जो रिकॉर्डेड है वो भी, और जो अनरिकॉर्डेड कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी है उनको भी कंसीडर किया जाएगा। समझ में आया बच्चों? बोलो। इसलिए ये बनाते हैं, नहीं तो बेटा डायरेक्टर तो सीधा बैलेंस शीट दे देता, बोलता है ये लो देख लो। समझ में आया कि नहीं? बोलो। हेलो। तो क्यों बना रहा है बैलेंस शीट के अलावा ये एक्स्ट्रा चीज? क्योंकि इसमें रिकॉर्डेड एज वेल एज अनरिकॉर्डेड असेट और लायबिलिटी भी कंसीडर की जाएंगी। क्लियर? दूसरी चीज, जब ये बनाते हैं तो यहां डायरेक्टर्स बुक वैल्यू कंसीडर नहीं करता है असेट्स और लायबिलिटी की, उनकी एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू और पेबल वैल्यू रहता है। ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने? एस्टिमेटेड वैल्यू। क्योंकि कोई असेट बुक्स में आ रही है 5 लाख की, लेकिन हो सकता है, क्योंकि वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, हो सकता है उसकी आज मार्केट वैल्यू 50 लाख चल रही हो। तो डायरेक्टर साहब लिक्विडेटर को पहले ही आगाह कर देते हैं कि देखो ये असेट बुक में भले 5 लाख की है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू आज जो है 50 लाख है। तो डायरेक्टर साहब उसकी वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे? फटाफट बोलो। रिलाइजेबल वैल्यू। कौन सी रिलाइजेबल वैल्यू? एस्टिमेटेड। क्योंकि डायरेक्टर थोड़ी ना बेचेगा असेट, असेट कौन बेचेगा? फटाफट बोलो, असेट कौन बेचेगा? लिक्विडेटर। तो यहां पर जो वैल्यू कंसीडर की जाएंगी वो रिलाइजेबल वैल्यू कंसीडर की जाएंगी, और वो भी कौन सी? एस्टिमेटेड। अब एस्टिमेशन क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो लिक्विडेटर से बोल रहा है कि देखो भैया लिक्विडेटर, हमारे हिसाब से एसेट 50 में बिकना चाहिए, आप 50 से कम में नहीं बेचोगे, 50 से ज्यादा में बेचने की कोशिश करोगे। समझ में आया कि नहीं? बोलो। नहीं तो पता चला लिक्विडेटर अपनी घरवाली को 5 लाख रुपए की एसेट, जो लैंड 5 लाख की दिख रही है बुक्स में, उसको 2 लाख में टिका दे, बोले इतना ही मिल रहा है। तो डायरेक्टर पहले से ही क्या करते हैं? फटाफट बोलो। एस्टिमेशंस लगा के लिक्विडेटर को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दे देते हैं कि देखो भैया इस हिसाब से एसेट बिकना चाहिए और इस हिसाब से लायबिलिटी का पेमेंट होना चाहिए, आप देख लो, आप इससे अच्छा करना है, इससे बुरा नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है? मैंने बोला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक ऐसा फॉर्म है जो कौन बनाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रिपेयर करते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा जाता है? इसके अंदर लिखी जाती है बेटा रिकॉर्डेड एज वेल एज अनरिकॉर्डेड असेट्स। क्लियर है कि नहीं? कौन सी वैल्यू लिखते हैं? बुक वैल्यू या रिलाइजेबल वैल्यू? रिलाइजेबल वैल्यू। क्यों लिख रहा है रिलाइजेबल वैल्यू? उसका रीजन बताओ। इसलिए ताकि जो हमारा लिक्विडेटर है उसको पता चल सके कि कंपनी में कितनी लिक्विडिटी है, कंपनी में क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटी है, कितने रुपए में उसको बेचना है, कितने रुपए का उसको पेमेंट करना है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। हेलो। तो ये रिलाइजेबल वैल्यू पर बनेगा, इसलिए बेटा बैलेंस शीट ना देकर ये डायरेक्टर्स अलग से एक स्टेटमेंट बनाते हैं। इसका फॉर्म नंबर नोट करेंगे। फॉर्म नंबर है बेटा इसका 57 अंडर कोर्ट रूल। कोर्ट रूल बोलते हैं, फॉर्म नंबर कौन सा है? 57। और जो 57 फॉर्म है उसी फॉर्मेट में इनको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ता है, मतलब फॉर्मेट इनका फिक्स है। क्लियर बच्चों? हेलो हेलो। कौन सा फॉर्म नंबर बोला? फॉर्म नंबर याद रखेंगे कौन सा? 57। कई बार एग्जाम में आ जाता प्रिपेयर फॉर्म नंबर 57, बच्चे सिर खो जाते हैं 57 कौन सा फॉर्म आ गया, ये पता नहीं एग्जाम में क्या पूछ लिया, जबकि वो पढ़ के गए क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर?
फॉर्मेट फिक्स है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं फॉर्मेट को आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा। फॉर्मेट में क्या है बेटा, फॉर्मेट के अंदर लिस्ट है। लिस्ट किसकी है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। कौन कौन सी लिस्ट है, ये ढेर सारी लिस्ट, ए लिस्ट, बी लिस्ट, सी लिस्ट, डी लिस्ट, ई लिस्ट, एफ लिस्ट, जी लिस्ट, एच, कुल मिला के कितनी लिस्ट है, फटाफट बोलो। बिल्कुल बेटा, ये फॉर्म नंबर लिखना भी पड़ता है, कैसे बनेगा मैं समझाऊंगा, पहले तो आप इसको एक बार देख लो क्या है। बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली हम बना लेंगे। ध्यान से सुना, कौन कौन सी लिस्ट है, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, लिस्ट ई, लिस्ट एफ, लिस्ट जी और लिस्ट एच। कुल मिला के कितनी लिस्ट बनाना है, एच तक। क्लियर, बोलो। आप बोलोगे सर इस लिस्ट में लिखेंगे क्या, इस लिस्ट में डिटेल कुछ इस तरह की होगी। कौन सी डिटेल होंगी, ये सब। लिस्ट ए जो रहेगी हमारी, वो रहेगी, उसमें उन असेट के नाम लिखेंगे जो स्पेसिफिकली सिक्योर्ड नहीं है, जो किसी भी लोन पर स्पेसिफिकली सिक्योर्ड नहीं है, उनको कहां लिखेंगे, लिस्ट ए के अंदर। लिस्ट बी में कौन सी असेट लिखेंगे, लिस्ट बी में वो असेट लिखेंगे जो किसी स्पेसिफिकली क्रेडिटर पर सिक्योर्ड है। क्लियर, बोलो। तो असेट की कितनी लिस्ट बनेगी, दो, एक कौन सी, अनसिक्योर्ड असेट की, और दूसरी कौन सी, सिक्योर्ड असेट की। समझाऊंगा अभी आपको। क्लियर है बच्चों। अब पेमेंट की बात करते हैं। तो पेमेंट बेटा सिक्योर्ड असेट से तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट हो जाएगा, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर तो लिस्ट बी में ही आ जाएंगे। लिस्ट बी दो चीजों की होगी, सिक्योर्ड असेट की भी और सिक्योर्ड क्रेडिटर की भी। अब बताओ सिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट के बाद किसका पेमेंट किया जाता है, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट के बाद किसका पेमेंट होता है, तो लिस्ट सी में आएंगे प्रेफरेंसेस क्रेडिटर। प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के पेमेंट के बाद कौन आएगा, सारे बच्चे बताएं। सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर, सीधा बोलोगे फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर, चाहे वो डिवेंचर होल्डर हो चाहे कोई भी हो। उसके बाद फिर किसका पेमेंट करोगे, फ्लोटिंग चार्ज के बाद, जल्दी से बताएं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो लिस्ट ही हमारी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की होगी। लिस्ट एफ में आएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लिस्ट जी में आएंगे इक्विटी शेयर होल्डर, और सबसे लास्ट में आएंगे हमारे रिजर्व एंड सरप्लस, लिस्ट एच। क्लियर, बोलो। ये लिस्ट है, हालांकि लिस्ट कुछ नहीं है बेटा, वो सीक्वेंस ही है। समझ में आया, बस ए बी सी डी ई एफ जी एच करके लिखना है, ठीक है, बोलो। अब क्या है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, देखो बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। ओके बच्चों, हेलो, तो चलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे चलते हैं। फिर मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा, पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स समझाने के लिए मैं आपको ले रहा हूं एक बैलेंस शीट। अभी अपनी कॉपी में एक बैलेंस शीट बना लें। लिस्ट टिस्ट भूल जाना, लिस्ट से अभी हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है बच्चों। हेलो, ओके, देखिए क्वेश्चन इज सेइंग, बैलेंस शीट के अंदर है इक्विटी शेयर्स कैपिटल 5 लाख रुपए की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए की, बैंक लोन है 1 लाख रुपए का, 12% डिवेंचर है 1 लाख रुपए के, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है बच्चों, मैंने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पहले ही लिख दिए, ठीक है चलेगा, निकाल के दे दिए 50,000 के, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं 1.5 लाख रुपए के। बताएं बच्चों बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया, 11 लाख। यहां असेट दे रखी है, फिक्स असेट्स हैं 6 लाख रुपीस की,
स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख रुपीस का, डेटर है 1 लाख रुपीस के, कैश एंड बैंक दे रखी है 50,000 रुपीस की, और P&L का डेबिट बैलेंस दिया है। P&L का डेबिट बैलेंस दिया है, कितने रुपए पड़ गए, बच गए, बताएं बच्चों? 1,50,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला पॉइंट दिया है, यहां पर बोल रहे हैं कि बैंक लोन जो है बोल रहे हैं ये सिक्योर्ड है, बाय स्टॉक, स्टॉक पर। ठीक है, बोलो। और दूसरा पॉइंट दिया है एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, आपको दे रखी है। बोल रहे हैं जो फिक्स असेट है ना, इस फिक्स असेट से 7 लाख रुपए मिल जाएंगे, और जो स्टॉक है ना, इस स्टॉक से 1,80,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, बोलो। सारे बच्चे बताएं, इट इज अ एक्चुअल वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू? एस्टिमेटेड वैल्यू ये दी हुई है। और आपसे बोल रहे हैं प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, बस ये क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों अब देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनता है, इट इज वेरी इजी फॉर्मेट। लिस्ट तो हम बाद में लिख लेंगे। मैं यहां हेडिंग डाल रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या हेडिंग डाल रहा हूं, फटाफट बोलो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कुछ नहीं करना है, इस बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्मेट में बना देना है। कौन से फॉर्मेट में बना देना है, फटाफट बोलो, जोर से बोलो। वर्टिकल फॉर्मेट में। और यहां लिख देंगे एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले हम लिखेंगे वो असेट जो असेट सिक्योर्ड नहीं है। बताओ बेटा मेरा कौन सी असेट ऐसी है जो केवल सिक्योर्ड है, सारे बच्चे बताएं। केवल स्टॉक, बोलो। तो जो असेट सिक्योर्ड नहीं है उनको ये बोल रहे हैं लिख दो कहां पर, फटाफट बोलो, लिस्ट ए में। उनको लिस्ट ए मान लो। ठीक है, मान लिया लिस्ट ए। कौन कौन सी असेट है, फटाफट बोलो। सबसे पहले फिक्स असेट दे रखी, बताओ फिक्स असेट की वैल्यू 6 लाख रुपए है। बताएं मैं 6 लाख लूंगा कि रियलाइजेबल वैल्यू लूंगा? रियलाइजेबल। यहां लिख देंगे फिक्स असेट 6 लाख रुपए की। और बताएं फिक्स असेट के बाद क्या है बच्चों, जल्दी जल्दी बताएंगे। फिक्स असेट के बाद स्टॉक लिखूं क्या अभी? नहीं, स्टॉक कहां आएगा, सिक्योर्ड असेट में, इसको छोड़ देते हैं। और बताएं क्या ले लूं, फटाफट बोलो। डेटर, डेटर कितने के हैं, 1 लाख। लेकिन डेटर की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी, तो क्या करें बेटा बताओ। अगर किसी की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी तो बुक वैल्यू को ही रियलाइजेबल वैल्यू मान लेंगे, बोलो। हेलो, तो बुक वैल्यू को ही रियलाइजेबल वैल्यू मान लेंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, डेटर लिख लिया। डेटर के बाद क्या है बेटा, कैश एंड बैंक। क्या लिख दूं, कैश एंड बैंक? कितने रुपए का है कैश एंड बैंक? 50,000। सारे बच्चे जल्दी से बताएं P&L, P&L कोई असेट है क्या? नहीं, P&L इज अ रिजर्व एंड सरप्लस। तो छोड़े, ये बन गई मेरी लिस्ट ए। बताओ बेटा लिस्ट ए का टोटल कितना आ गया? 7 लाख 50। मतलब असेट से 7,50,000 मिल जाएंगे। बताओ बहुत टफ काम है। सॉरी मैंने बेटा 6 लाख लिख दिया क्या, ओह सॉरी 7 लाख। रियलाइजेबल वैल्यू लिखना है 7 लाख। हाँ अब बताएं कितना हो जाएगा, ये 7 और 1 8,50,000। ओके, समझ में आ गया बच्चों, बोलो। क्या ये बहुत टफ काम रहेगा लिस्टें बनाना? हेलो, नहीं। इसके बाद क्या लिखते हैं, मैंने बोला लिस्ट बी।
ध्यान से देखेंगे लिस्ट बी में क्या आएगा बताओ। वो असेट जो सिक्योर्ड है, कौन सी असेट सिक्योर्ड थी? स्टॉक। कितने रुपए मिल रहे हैं इस स्टॉक से बताएं बेटा, मैं ये 2 लाख रुपए कंसीडर करूं या रिलाइजेबल वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1,80,000। ये मिल चुका है कि मिलने की संभावना है? एस्टिमेटेड है। एस्टिमेट। सिक्योर्ड असेट यहीं लिख देंगे। बताओ इस सिक्योर्ड असेट से सबसे पहले किसका पेमेंट किया जाएगा बोलो? यहीं पर बेटा मैं क्रेडिटर भी लिख दूंगा, बैंक लोन। बताओ बैंक लोन का क्रेडिटर कितने का था? 1 लाख का। तो 1 लाख रुपए पूरा पेमेंट हो जाएगा। बताओ बेटा 1 लाख का पेमेंट करने के बाद भी जो पैसा बचेगा, क्या वो पैसा किसी और के काम आएगा बोलो? तो वो कितना बच गया फटाफट बोलो? मैंने बाहर लिख दिया 80,000। क्लियर? सारे बच्चे बताओ सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करना बाकी रहा कि हो गया? हो गया। हमने सबसे पहले उसी को पे कर दिया। ठीक है बोलो? तो बताओ मेरे पास ये जो असेट आ गई कितनी आ गई फटाफट बताएं? 8,50,000 प्लस 80,000 कितनी आ गई टोटल असेट? 9,30,000। ये टोटल असेट अब बताओ किस किस के पेमेंट में काम आएंगी? सारे बच्चे बताएंगे ये टोटल अब किस किस के पेमेंट में काम आएंगी? जल्दी जल्दी बोलेंगे, फटाफट बताएंगे। बताएं सिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट के बाद अब किसका पेमेंट होता है? तो बस बोले यहां लिख दो लिस्ट सी और लिख दो यहां पर प्रेफरेंसेस क्रेडिटर। क्या हमारे क्वेश्चन में प्रेफरेंसेस क्रेडिटर गिवन है बोलो? है ये रहे, मैंने दे दिए थे। कितने के हैं? 50,000। हालांकि ये हमको निकालना पड़ेंगे और निकालना मैंने सिखा दिया है आपको बोलो। तो 50,000 माइनस, बताओ इनको देने के बाद भी हमारे पास कुछ पैसा बच जाएगा क्या? कितना बच गया? कितना बच गया? 880 का अभी भी बैलेंस बच गया। अच्छा बताओ अब किसको देंगे? प्रेफरेंसेस क्रेडिटर को भी दे दिया, अब किसको देंगे? फ्लोटिंग चार्ज को। किसको देंगे? याद करो फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हालांकि मिलना चाहिए था इनको पहले, लेकिन बीच में कौन घुस गया? घुसपैठिया कौन? प्रेफरेंसेस। इसलिए बेचारों को नीचे आना पड़ा। तो यहां आ जाएंगे कौन से? फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज में मैंने आपसे बोला था अगर डिवेंचर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, डिवेंचर सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड, तो एज पर सेबी गाइडलाइन डिवेंचर को क्या मान लिया जाएगा बोलो? सिक्योर्ड नहीं, क्या मान लिया जाएगा? फ्लोटिंग चार्ज। तो बस यही हमारे फ्लोटिंग चार्ज होंगे। तो लिख देते हैं फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर कौन है हमारे? फटाफट बोलो। डिवेंचर होल्डर। कितने रुपए देना है भैया डिवेंचर होल्डर को? 1 लाख। लो भैया इनको भी दे दिया 1 लाख। क्या अभी भी मेरे पास पैसा बच गया? कितना बच गया? 7,80,000। अब बताओ 7,80,000 अभी भी बचा है, अब किसको पे किया जाएगा जल्दी बताओ? अरे अरे अरे, तो सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई में किसका नाम लिख दूंगा फटाफट बोलो? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्वेश्चन में कितने हैं मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। कितने रुपए दे रखे? 1.5 लाख। तो 1,50,000 यहां लिख दो, 1.5 लाख रुपए। बताओ 1.5 लाख रुपए देने के बाद भी कुछ बचेगा बच्चों क्या? 630 बच गया। अब बताओ आउटसाइडर का पेमेंट होने के बाद, आउटसाइडर का पेमेंट होने के बाद पेमेंट किया जाता शेयर होल्डर का, लेकिन बताओ सारे बच्चे शेयर होल्डर में सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाएगा बोलो? ये हो गई लिस्ट एफ। लिस्ट एफ में कौन आएंगे फटाफट बोलो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं जल्दी जल्दी बताएं? 2 लाख रुपए के। तो लो भैया 2 लाख रुपए इनको दे दो। बताओ 2 लाख रुपए इनको देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद, बताओ बेटा कितना बैलेंस बचा? 4,30,000। 430 बच गया। अब बताओ बेटा ये 430 का पेमेंट भी हमको करना है। इसके बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा?
तो लिस्ट क्या नाम लिख दें, इक्विटी शेयर होल्डर लिस्ट जी। क्लियर है कि नहीं, बोलो। और इक्विटी कितने की है, सारे बच्चे बताएं, इक्विटी कितने की है, 5 लाख। तो बेटा यहां पूरे 5 लाख ही लिखोगे। कितना लिखेंगे फटाफट बोलो, 5 लाख। तो बताओ बेटा कितने रुपए इनको नहीं मिल पा रहे हैं, जल्दी जल्दी बताएं कितने रुपए नहीं मिल पाए। ये 70,000 रुपए निगेटिव रिप्रेजेंट जो कर रहा है, ये बेटा आपकी लिस्ट एच रिजर्वेंट सरप्लस है कि आपके रिजर्वेंट सरप्लस निगेटिव है। मतलब आपको क्या है, फटाफट बोलो, डेफिशिएंसी आ गई है। 70,000 रुपए का पेमेंट नहीं हो पाएगा, डेफिसिट रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हेलो। बेसिकली ये रिजर्वेंट सरप्लस है। आप बोलोगे सर रिजर्वेंट सरप्लस कैसे, तो देखो मैं यहां रिजर्वेंट सरप्लस लिख रहा हूं, जल्दी से बताएं। P&L कितने रुपए का बैलेंस शीट में दिया था, लॉस था कि प्रॉफिट था, लॉस, 1.5 लाख का लॉस था। फिर देखो हुआ क्या, हुआ ये कि 6 लाख की फिक्स असेट आपको लग रहा है 7 लाख में बिक जाएगी। बताओ 6 लाख की असेट 7 में बिक जाएगी, क्या हुआ है जल्दी से बताएं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी तो है, किस पर, लैंड एंड सॉरी फिक्स असेट पर, फिक्स असेट पर कितने रुपए का, ये लॉस था, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन में स्टॉक, स्टॉक था 2 लाख का, देना बिकेगा 1.80 में। बताओ स्टॉक पे क्या हो रहा है, लॉस। और जरा नेट करके देखो, नेट करके देखो, क्या ये नेट 70,000 हो रहा, बोलो। बताओ बच्चों, ये आपको एग्जाम में बनाना पड़ता है और इसके हमको मिलते हैं 12 नंबर। बताओ क्या ये बहुत टफ काम रहेगा एग्जाम में, इट इज लड्डू। करना क्या है, पूरी बैलेंस शीट को असेट माइनस लाइबिलिटी करके लिखना है। समझ में आया कि नहीं, संस्कार बोल रहा है सर बहुत इजी है, ऐसा फर्स्ट ग्रुप में होता तो बढ़िया होता। बताओ बच्चों, इसको हमको जोड़ना है और जोड़ के लिटाना है पूरी बैलेंस शीट। पहले असेट लिखना है, माइनस क्या करना है फटाफट बोलो, लाइबिलिटी। बस सीक्वेंस याद रखना है। बताओ इस पूरे सीक्वेंस में, पूरे क्वेश्चन में सब गिवन होगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर गिवन होंगे, फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर गिवन होंगे, केवल क्या ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ते हैं, जल्दी बताएं इस पूरे क्वेश्चन में क्या ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा, जोर से बोलो। और वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, बोलो। अब तुमको लॉजिकल समझ में आया कि हमने ऐसा क्यों पढ़ा, ताकि ये हम बहुत इजीली कर पाए, बोलो। दैट इज योर प्रेफरेंसेस क्रेडिटर। अब ये बेटा हमारा एसओए है, अभी मैंने क्या किया, कुछ लिखा नहीं है, बस बना दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इन लिस्ट के नाम लिखूंगा। लिस्ट ए, लिस्ट ए में क्या आएंगी, असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, वो असेट जो किसी पर प्लेस नहीं है। लिस्ट बी में क्या आएंगी, असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एंड फुल्ली और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, बोलो। लिस्ट सी प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, लिस्ट डी फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर, लिस्ट ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, लिस्ट एफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लिस्ट जी इक्विटी शेयर होल्डर, और लिस्ट एच रिजर्व एंड सरप्लस, दे आर डेफिशिएंसी। तो बच्चों ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब देखो, अब आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। बच्चों देखो अब जरा, जो ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, ये ढेर सारी लिस्ट हैं और ये ढेर सारे नाम हैं। क्या अब आपको ये क्लियर हो गए, असेट ए में क्या आएगा, अब बताओ लिस्ट ए में क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलें। लिस्ट ए में असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, लिस्ट बी में क्या आएंगी, असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एंड क्रेडिटर फुल्ली और पार्टली सिक्योर्ड। लिस्ट सी में क्या आएगा, जल्दी बताएं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। लिस्ट डी डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, लिस्ट ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, लिस्ट एफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लिस्ट जी इक्विटी शेयर होल्डर, और लिस्ट एच रिजर्व एंड सरप्लस। केवल बुक वाले की एस्टिमेटेड भी, बुक का जो लॉस और प्रॉफिट है वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ एस्टिमेटेड भी, तो वो अपने आप ही टैली हो जाता है। क्लियर। तो आपने किया क्या है, बैलेंस शीट में जो असेट थी
उनको असेट माइनस लाइबिलिटी कर देना है। बोलो सारी असेट जोड़ के लाइबिलिटी घटा दोगे तो खाली रिजर्व एंड सरप्लस ही बचेंगे ना। बोलो बच्चों आप कर क्या रहे हो, सारी असेट ले रहे हो, बोलो हाँ सारी असेट ले ली, बोलो ये सारी लाइबिलिटी घटा दी, सारी असेट में से लाइबिलिटी घटा दोगे तो बताओ बचेगा क्या, केवल ये रिजर्व एंड सरप्लस बचेगा ना लास्ट में, और ये रिजर्व एंड सरप्लस ही क्या आपकी लिस्ट एच। हेलो, और आपने एक और चीज की है क्या, आपने बुक वैल्यू ना लेकर के एस्टिमेटेड ले लिए, बोलो तो वो डिफरेंस भी लिस्ट एच में आ जाएगा। हेलो, खत्म। क्या अब आपसे बनाते बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो कल मैं इसका प्रॉपर फॉर्मेट पढ़ाऊंगा, बट इतना अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको इस चैप्टर में करना क्या है, ठीक है। ओके बेटा, कौन आज से ज्वाइन किया था, वैष्णवी, वैष्णवी बेटा बताएं आपको समझ में आया थोड़ा बहुत, वैष्णवी। ओके बेटा, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूं, आप देख लेना, ठीक है। स्टार्टिंग तो प्रेफरेंसेस क्राइटेरिया क्लियर होंगे तो ये बन जाएगा आपसे। हाँ बाकी बच्चे थोड़ा थोड़ा आया, कोई बात नहीं बेटा, आप एक बार वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, मैं आज तक का वीडियो आपको भेज दूंगा। हाँ बाकी बच्चे, बाकी सबको क्लियर है। ओके जी बेटा, अगर वो सिक्योर्ड होंगे तो बी में आ जाएंगे, और अनसिक्योर्ड डिवेंचर होंगे तो कहां चले जाएंगे, वो नाम है बेटा, नाम जनरली वो इसलिए लिख दिया था क्योंकि सेबी बोलती है कि डिवेंचर को कभी अनसिक्योर्ड नहीं मानना है, इसलिए उसने फॉर्मेट के अंदर लिखा है डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, इसलिए वो नाम में फिक्स है, हम नाम चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो मैं चेंज करवा देता, खाली फ्लोटिंग चार्ज का आइटम लिखवा देता। समझ में आया, क्लियर, क्योंकि इट इज अ स्टैट्यूटरी फॉर्मेट, और मैंने आपसे बोला था हम स्टैट्यूटरी लिक्विडेशन पढ़ रहे हैं, हम कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा बनाना है। समझ में आया, ओके चलो तो मिलते हैं कल, बाय बाय, बाय बच्चों, बाय बच्चों, बाय बाय।